यहाँ 2 घंटे पहले सुबह हो गई है और वहां 2 घंटे लेट शाम हो रही है, तो इसीलिए बीचों बीच से एक लाइन निकाल दी है बच्चों, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से, जिसको नाम दिया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। इस टाइम पे यार अपने जो तुमने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त किया है 5 महीने, वो इस सितंबर में झोंक। मैं तो यही सलाह दूं, जो तुमने 5 महीने किया है वो एक तरफ, और जो तुम इस महीने मेहनत करोगे वो एक तरफ। सभी के टॉप ये 35 क्वेश्चंस की सीरीज है। ये लेक्चर देख रहे हो तो बाकी लेक्चर्स भी जरूर देखना। चैप्टर से रिलेटेड, जैसे इको का चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स ले लिया, ज्योग्राफी के 3 चैप्टर ले लिए, सिविक्स के 2 चैप्टर ले लिए, हिस्ट्री के भी 2 चैप्टर ले लिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल दिए। सुबह आँख खुलती बाद में है और पहले ये आवाज सुनाई देती है, पढ़ ले तेरे मिड टर्म एग्जाम है। और ये हर घर की कहानी आजकल चल रही है। लेकिन एसएसटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि 12 से 13 चैप्टर्स मिड टर्म में दे दिए। अब इतने सारे चैप्टर्स 2-2 दिन के गैप में एक बच्चा करे तो करे कैसे? तो भैया अगर तुम साइंस एंड फन के साथ जुड़े हुए हो तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम का इलाज तो हमारे पास है ही, और ये प्रॉब्लम तो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो उसका इलाज तो और जल्दी हम निकाल देंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज के इस सेशन में मैं आपको देने वाली हूं टॉप 35 क्वेश्चंस फ्रॉम योर कंप्लीट मिड टर्म सिलेबस। देखो भाई, मैंने तो अपनी तरफ से ऑफलाइन के बच्चों से पूछताछ करने के बाद चैप्टर से रिलेटेड, जैसे इको का चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स ले लिया, ज्योग्राफी के 3 चैप्टर ले लिए, सिविक्स के 2 चैप्टर ले लिए, हिस्ट्री के भी 2 चैप्टर ले लिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल दिए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर तुम्हारा कोई चैप्टर आ रहा है तो यू आर फ्री टू कॉमेंट बिलो, नेक्स्ट पार्ट उसका आ जाएगा अलग से, क्योंकि मेजॉरिटी में बच्चों का ये सिलेबस आ रहा है, सिलेबस कम नहीं है। इको का एक चैप्टर, क्योंकि जो पालमपुर है वो आपका पीरियोडिक में आ चुका है, फिर आपके ज्योग्राफी के 3 चैप्टर, फिर आपकी हिस्ट्री के 2 चैप्टर, फिर आपके सिविक्स के भी 2 चैप्टर, तो टोटली हो गए 8 चैप्टर। मैक्सिमम बच्चों के 10 चैप्टर तक तो आ रहे हैं कईयों बच्चों के, तो वो आप मुझे बता देना, मैं उसका भी बना दूंगी। लेकिन आज फिलहाल हम ये 8 चैप्टर कवर करने वाले हैं विद एमसीक्यूज। यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे 5-5। लेकिन यार मुझे ये डेडलाइन दी गई थी 35 क्वेश्चंस की, तो अब 35 क्वेश्चंस में एमसीक्यू तो मैं 5 लेके आई हूँ, लेकिन उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम करेंगे डर को खत्म, और डर होता है हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन का। पहली बात तो मेरे बच्चों, अगर आपके मिड टर्म में अभी भी टाइम है और अभी भी आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आई है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और सोशलिज्म दोनों के 1 शॉट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए। सोशलिज्म का भी बेहतरीन 1 शॉट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी बेहतरीन 1 शॉट है, और साथ साथ सारे एनसीईआरटी और इंटेक्स क्वेश्चन इंक्लूडेड है, जिसके लिए आपको कहीं और किसी 1 शॉट पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो ये सब आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, आपको बस लिखना है द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय रीमा मैम या सोशलिज्म बाय रीमा मैम, वो आ जाएगा। ठीक है भाई, बस रीमा नाम याद रखना। चलिए, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। आइए, सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रोल ऑफ द थर्ड स्टेट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यू ऑल नो फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 स्टेट हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट किसका हुआ करता था? क्लर्जीज का। सेकंड स्टेट नोबिलिटीज का, और थर्ड स्टेट जनरल पब्लिक का, जिसके अंदर भी 3 डिविजन आगे और थी भैया, पुअर पेजेंट्स, मिडिल क्लास और आपका रिच पेजेंट्स वगैरह, बिजनेसमैन वगैरह हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से बेस्ट चीज क्या दिखा रही है रोल ऑफ थर्ड स्टेट। तो पेजेंट्स रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस एंड ड्यूज टू नॉबल्स, क्लर्जी राइटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, थर्ड स्टेट पूछ रहे हैं, नॉबल्स वल्नैरिटी गिविंग अप फ्यूडियल प्रिविलेजेस, किंग लुइस 16 प्रपोजिंग टू एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है क्योंकि थर्ड स्टेट वाले नॉबल्स को टैक्सेस देने से मना करने लग गए थे, थर्ड स्टेट वाले। तो फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसाइल बिकेम अ पावरफुल सिंबल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिकॉज भैया वो बेसाइल, वो जेल का टूटना एक बड़ा सिंबल कैसे बन गया? इट वॉज द रेजिडेंस ऑफ द किंग। क्या वो बेसाइल किंग की जगह थी रहने की? वो तो जेल थी एक। इट सिंबलाइज द आर्बिट्ररी पावर ऑफ मोनार्की, निर्दर क्या कहते हैं उसको, निर्दयता दिखाती थी वो मोनार्की की। फर्स्ट नेशनल असेंबली मीटिंग प्लेस थी? नहीं, इट वॉज वेयर द डेक्लेरेशन ऑफ राइट। नो 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 नो। तो द सही आंसर इज बी पार्ट, क्योंकि ये दिखाती थी मोनार्की के अगेंस्ट जाना। यहाँ पे लोगों ने बेसाइल तोड़ी और ये दिखाया कि हम तुम्हारी बातों को फॉलो नहीं करते, हम तुम्हारी बातों को नहीं मानते। राजा के खिलाफ जाके इन्होंने ये बेसाइल तोड़ी थी। थर्ड,
Which of the following reflects the idea of Roche's social contract in the context of French Revolution? इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, मैं लाई भी हुई हूँ कि फिलोसोफर्स का रोल क्या था। तो फिलोसोफर्स के रोल में यहाँ पे रोशे, देखिए हर एक की किताब जरूर लर्न कर लीजिएगा, अगर आप किताब लर्न नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, रोशे क्या कहता था? सो वर्जिनिटी लाइज विद द किंग एज ही चोजन बाय गॉड, कि भगवान ने चुना है इनको तो भैया डोमिनेंसी ये दिखाएगा। सो वर्जिनिटी लाइज विद द पीपल हु फॉर्म अ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट शुड बी बाय कंसेंट। सो वर्जिनिटी लाइज विद द क्लर्जी एज दे रिप्रेजेंट रिलीजन, या फिर नॉबल्स हु प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पेजेंट्स, ना तो ये प्रोवाइड करते थे प्रोटेक्शन, ना ये रिलीजन के बेसिस पे थे, और ना ही भगवान ने किंग को बनाया तो इसलिए उसको मानो। तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात करते थे कि लोगों के द्वारा इनको चुना जाए, लोगों मतलब डिस्कशन के बाद चुना जाए। इन द फ्रेंच सोसाइटी ऑफ द 18th सेंचुरी, व्हाई डिड द बर्डन ऑफ टैक्सेशन फॉल मेनली ऑन द थर्ड स्टेट? भैया मेनली सारा का सारा भार टैक्सेस का थर्ड स्टेट वालों पे क्यों था? क्यों था? क्योंकि राजा ने क्लर्जी और नॉबिलिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया था टैक्सेशन से, क्योंकि पेजेंट्स जो थे वो मोस्टली लैंड ओन करते थे फ्रांस में, क्योंकि नॉबल्स जो थे वो राजा को पे करते थे मनी, क्योंकि क्लर्जी जो थे वो राजा को पे करते थे टिथिस के थ्रू। नहीं भाई, चाहे टिथे हो चाहे टेली हो, सारा का सारा पैसा कौन भरता था? थर्ड स्टेट वाले, क्योंकि राजा ने क्लर्जी और नॉबिलिटी को आजाद कर दिया था टैक्सेशन से अपना वोट बैंक बनाने के लिए। आखिरी एमसीक्यू इस चैप्टर से मैं लेके आई हूं कि द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा होता है, इंस्पायर्ड रेवोल्यूशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सारे फैक्टर्स अलग अलग जगहों पे फैलने लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इन्फ्लुएंस? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कहाँ देखने को, मतलब कहाँ आप देखते हो, किधर? ऑफकोर्स इसका अगला पार्ट जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि भैया इन्फ्लुएंस तो पड़ोसी देशों में पड़ेगा ही, यूरोप के पड़ोसी शहरों में तो पड़ेगा ही। चलिए अगला सवाल है, फिलोसोफर्स का रोल बता दीजिए। देखिए बच्चों, मैंने पहले वो क्वेश्चन लिखा फिर मैंने हटाया जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करने आते हैं 3 स्टेट्स, तो आप प्लीज एक बार इसको फिर भी रीड आउट कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द, बड़ा बेसिक सा है लेकिन कई स्कूल वाले बेसिक ही पेपर बनाते हैं, तो बेसिक पेपर वालों के लिए, बेसिक मतलब सिंपल पेपर वालों के लिए आपकी मैम बड़ी प्यारी सी होंगी, आपको मार्क्स देना चाहती होंगी तो क्वेश्चन डाल देंगी कि भैया एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट्स को आप एक्सप्लेन करो, या कैसे वो फ्रेंच सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, क्या कंट्रीब्यूशन था। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम फिर के आ सकता है, लेकिन आपको इसके अंदर एक फ्लो चार्ट सा बनाना है साइड में, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करनी है कि भैया फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, थर्ड स्टेट था, इसमें क्लर्जी थे, नॉबिलिटी थे, आपका थर्ड स्टेट वाले अदर पीपल थे, तो ऐसे आप बना देंगे। अभी आपका आ गया फिलोसोफर वाला क्वेश्चन, 3 से 5 नंबर में भी आ सकता है। भैया अलग अलग फिलोसोफर थे, फिलोसोफर कौन होते हैं? जो फिलोसफियां देते हैं, जो फ्रांस में लोगों को फिलोसफीज देते थे कि भैया कैसे लड़ो, स्पेशली थर्ड स्टेट वालों को फिलोसफीज देते थे कैसे अपने हक के लिए लड़ो, क्लर्जी और नॉबिलिटी के आगे झुक के नहीं रहने का है। अच्छा जी, तो जॉन लॉकी जी, लॉकी इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट। किताब का नाम क्या था बच्चों? रिपीट आफ्टर मी। किताब का नाम क्या था? टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। ट्रेटीज बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो 2 बेसिस थे सरकार के, जिसके अंदर पहला रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, हम नहीं बनेंगे किसी के राजा के, वो था ना राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। 2 चीजों के खिलाफ जाओ, एक तो ये मोनार्की क्या होती है, झुक के नहीं रहना इनके आगे, झुकेगा नहीं, है ना भाई, झुकेगा नहीं, पुष्पा बन जाना है एकदम। और दूसरा क्या है भैया, हेरिडेटरी नहीं करना है कुछ भी, ये नहीं है एक राजघराना चल रहा है तो वही राजघराना चलता रहे। ये इन्होंने अपनी किताब में लिखा, ऐसा हुआ नहीं लेकिन अपनी किताब में इन्होंने मेंशन किया और लोगों को बताया कि कैसे आप इसके लिए फाइट कीजिए। दूसरे थे रोशे जी, इन्होंने कहा कि भैया सरकार में और लोगों में एक रिश्ता होना चाहिए, तभी एक समाज ढंग से चलता है। सरकार में और लोगों में एक रिश्ता होना चाहिए बच्चों। देखिए मैं ये बात बहुत अच्छे से मतलब बहुत बहुत फील करती हूँ कि अगर बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, मैं अपने केस में बोल रही हूँ, अगर मेरा बच्चा मेरे से कनेक्ट हो रहा है तो बस फिर उसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, फिर उसको मुझसे कोई दूर नहीं लेके जा सकता है, फिर उसको कोई और कुछ समझा नहीं सकता है, क्योंकि वो एक कनेक्शन फील कर गया और उसको कोई और चीज जो कहीं से समझ नहीं आ रही वो मेरे से समझ में आ जाएगी। एक प्यार बन गया उसका मुझसे। तो जब रिश्ता बन जाता है गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स में तो वो कहलाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और यही इनकी किताब का नाम भी था।
तीसरे थे मॉन्टेस्क्वे। मॉन्टेस्क्वे ने लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि डिवीजन जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट के बीच में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की तरह होनी चाहिए, जैसे हमारे डेमोक्रेसी में भी होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो ये 3 आइडिया से 3 बड़े बड़े फिलोसोफर्स के, मॉन्टेस्क्यू, रॉशे और जॉन लॉके के। What were the drawbacks of the Constitution of 1791? देखिए, आप सभी जानते हैं कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुकी थी, यानी कि राजा के साथ साथ संविधान भी बन चुका था। पूरा फ्लो चार्ट है आपके उसमें, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, रिमेंबर। इसी के चलते वो बेसिक पेपर वालों के लिए डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव सिटीजन्स and passive citizens. Active citizens and passive citizens. Active citizens जो टैक्स देते हैं, जो नहीं देते, वोटिंग राइट्स है, नहीं है, 3 दिन के बराबर टैक्स पे कर रहे हैं अपने वेजेस के, औरतें, बच्चे, और ये सभी लोग 25 साल से ऊपर होने चाहिए। वोट देने का अधिकार 25 साल से ऊपर उन्हीं आदमियों को है जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं, अपने वेजेस के बराबर, 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे करते हैं। हाँ जी, तो नेशनल असेंबली बना दी गई थी भैया ओथ वोथ लेने के बाद टेनिस कोर्ट में। तो वोट, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? लेकिन ड्रॉबैक्स मतलब कि जब आ गई, संविधान बन गया, नेशनल असेंबली बन गई, तब भी उसकी क्या बुराइयां थी? तो वोटिंग राइट्स वर नॉट ग्रांटेड टू ऑल द पीपल। अभी भी सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के पास ही राइट टू वोट थे, जो भैया अपने 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे करते थे। प्रॉपर्टी ओनिंग वाला सिस्टम हट गया था। पावर ऑफ द किंग वर टू बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही स्टिल हैड द राइट टू वीटो। द मेन एम ऑफ नेशनल असेंबली वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। लेकिन बच्चों, लेकिन उसके पास वीटो पावर दे दी। वीटो मतलब एक्स्ट्रा पावर, वो किसी भी मिनिस्टर को कभी भी निकाल सकता है। The political rights were to be enjoyed by the rich classes only. नेशनल असेंबली में एरिस्टोक्रेट्स के पास ही सारा का सारा अधिकार था। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था? बच्चे पूछते हैं मैम ये ट्रायंगुलर क्यों है, व्हाई इट इज ट्रायंगल? तो ट्रायंगल क्यों है भैया, क्यों है ट्रायंगल? 3 जगहें इंक्लूडेड है, 3 जगहों से ट्रेड हो रहा है। तो फ्रेंच हैड कॉलोनीज, द कैरेबियन, द मार्टिनिक, द सैन डोमिंगो। भैया यहाँ के गांधीनगर, सुभाष नगर, पीतमपुरा, रोहिणी, ऐसे नाम तो होंगे नहीं, हम तो फ्रांस की बात कर रहे हैं। तो फ्रांस में नाम कैसे कैसे हैं? ग्वादलूप, सैन डोमिंगो। द यूरोपियंस वर रिलक्टेंट टू गो टू दीज कॉलोनीज टू वर्क। यूरोपियंस को ना दूर जाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। उन्होंने कहा नहीं, वी विल नॉट गो देयर। तो हम लोग क्या रखेंगे अपने अंदर? अपने अंडर नौकर रखेंगे। नौकर कहाँ से आएंगे जी? अफ्रीका से आएंगे। अफ्रीका के लोग बड़े पागल थे। अफ्रीका के लोगों के पास जमीनें, रिसोर्सेज बहुत थे, लेकिन वो बेचारे सारे के सारे खेती बाड़ी में जुटे हुए थे। हाँ, खेती बाड़ी में। तो भैया इसका फायदा उठाया और वहां से नीग्रोस को उठा के ले आए, इंफीरियर ब्लैक्स को, जो लोग गरीब ब्लैक्स हुआ करते थे वहां के। तो क्या हुआ? Thus the French obtained slaves from Africa to work on the plantation area of Caribbean colonies. As a result, the colonies became suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, coffee, which were exported to European countries. तो ये लोग आके क्या करते थे? इनको 3 महीने वॉयजेस में रखा जाता था, बांध के शिप में रखा जाता था, और आके फिर यूरोप में इनको बेच दिया जाता था। तो ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका में चल रहा था। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ठीक है, स्लेव ट्रेड। अच्छा जी, ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। पहले मैं एनसीईआरटी के सवाल डालने नहीं लगी थी, क्योंकि मैं आपको बोलने लगी थी डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन पता नहीं ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लगता है 5 नंबर की वेटेज के हिसाब से। तो मैंने कहा नहीं भाई, कोई बात नहीं, 1 नंबर ही जाएगा ना, इसको दे दो। तो व्हाट वर द इमीडिएट सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहली मीटिंग हुई 5 मई 1789 में, जहां पे एक स्टेट जनरल की मीटिंग बिठाई गई थी। याद है आप लोगों को? स्टेट जनरल की मीटिंग में एक स्टेट के पास 1 वोट हुआ करता था। पहली स्टेट 1 वोट, दूसरी स्टेट 2 वोट, तीसरी स्टेट 3 वोट। अब जब उस मीटिंग में 1200 रिप्रेजेंटेटिव आए, 300 फर्स्ट स्टेट, 300 सेकंड स्टेट, 600 थर्ड स्टेट, प्लस 40,000 लेटर्स ऑफ ग्रीवियंसेस, शिकायतों के 40,000 लेटर्स लेके आए थे वो पेजेंट्स के। जब उनको बुलाया गया मीटिंग में, तो भैया फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट वालों को फुल गद्देदार चेयर दे दी, लेकिन थर्ड स्टेट वालों को पीछे लाइन में खड़ा रखा, उनको इंफीरियर फील कराया।
इस बार थर्ड स्टेट वालों ने कहा हम वोट नहीं करेंगे, हमें अगर वोट करवाना है तो यहाँ पे 1% 1 वोट रखो, ना कि 1 स्टेट 1 वोट, क्योंकि हर बार जब एक स्टेट एक वोट करता है तो तुम लोग 2:1 के रेशियो से जीत जाते हो। थर्ड स्टेट असेंबली इन द हॉल ऑफ, ये सब बातें हो गई हैं। अच्छा जी, जब इन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो उठ के चले गए, वहां से चले गए। फिर थर्ड स्टेट के मेंबर दोबारा इकट्ठे हुए इंडोर टेनिस कोर्ट में 20 जून को, 5 मई के बाद 20 जून को, जहां पे इन्होंने शपथ ली कि जब तक नेशनल असेंबली नहीं बनेगी हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। और इनको लीड कर रहे थे दो लोग, एबीसीस और मीराबाई, एक क्लर्जी थे और एक खुद एक नोबिलिटी थे। ये इनको लीड कर रहे थे, समझा रहे थे कि तुम ही अपने हक के लिए लड़ सकते हो। और जब इनकी बातें नहीं मानी जा रही थी तो भैया बैसाइल टूटी, पेरिस में जब दंगे हो गए, ये पूरा का पूरा सरकम। अच्छा, इसका आंसर एक और तरीके से बनता है। इसका आंसर बनता है एक सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, ऐसे करके ही बनता है, पॉलिटिकल कॉजेज, ऐसे 3 पॉइंटर्स करके भी बनता है। मेरे वन शॉट में बताया हुआ है मैंने, पूरा का पूरा वन शॉट देख लेना फ्रेंच रेवोल्यूशन का, 2x पे करके मजा आ जाएगा, चैप्टर समझ आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर बीच से हो जाएंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब चलते हैं हमारे हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की तरफ, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। मैं यूट्यूब पे 3 साल से पढ़ा रही हूँ, तीसरा साल चल रहा है मेरा, लेकिन वो चैप्टर का मेरा एक ही वन शॉट मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर जिसने वो वन शॉट देख लिया उसको सोशलिज्म नहीं आया, मैं ये बात नहीं मान सकती। इतने अच्छे से एक एक चीज, एक एक तिनका समझाया है, क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए हैं, वो एक वन शॉट में मजा आ जाएगा। जिसने भी देखा है उसने कमेंट जाके देख लो, बस कुछ मत करो, लेक्चर मत देखो, कमेंट जाके देख लो। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9th से लेकर 12th तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बच्चों को समझ में आया, वो चैप्टर समझ नहीं आता बच्चों को समझ में आया, इस बार आया। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे चैप्टर की तरफ, जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगी जैसे उसमें चली गई थी, क्योंकि सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन कोई छोटा चैप्टर नहीं है, कोई छोटा चैप्टर नहीं है। इसके पहले मैं आपको सब्जेक्टिव कराऊंगी, फिर मैं ऑब्जेक्टिव पे आऊंगी, ताकि आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट रिलेट हो जाए। तो व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905? अगर आपको ये पूरा चैप्टर नहीं होता, आप ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए तो काफी आपको हद तक समझ में आ जाएगा। और हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हुई, मेरी किस्मत अच्छी हुई आप लोगों के साथ, आज सरस्वती माता जी मेरे जबान पे बैठ जाएं और जो मैं बोल रही हूँ वही सवाल आपके पेपर में आ जाए, तो मजा ही आ जाएगा, है ना भाई? होपफुली होपफुली। रशियन रेवोल्यूशन 1905 से पहले क्या कंडीशंस थे रशिया में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे बताओ। तो सोशली बहुत सारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, मेजॉरिटी में एग्रीकल्चर थे। सोशल मतलब सोसाइटी को बताएंगे हम, सोशल का मतलब होता है हम सोसाइटी को इलैबोरेट करेंगे, जिसमें मार्केट में प्रोडक्शन होती थी और एक्सपोर्ट किए जाते थे ग्रेनरीज। पूरे फैक्ट्री में अगर जितने भी लोग काम कर रहे होते थे उसमें से 31% वुमेन हुआ करती थी। लार्ज प्रॉपर्टीज होल्ड करने वाले नोबिलिटीज थे, क्राउन मतलब होता है राजा वाला, राजघराने वाले लोग, और चर्च वाले, क्लर्जीज वाले लोग। मैम रशिया में बेटा यूरोप का ही पार्ट है बेटा, है ना भाई, उस टाइम पे तो चल रहा है। तो पेजेंट्स, रिलीजन्स बट डिवाइडेड ग्रुप, पेजेंट्स बटे हुए थे लेकिन बटे हुए थे। नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, नोबिलिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे ये लोग, ये सोसाइटी थी। अब इकोनॉमिक पैसों वाइज कंडीशन क्या थी, मेन ऑक्यूपेशन क्या थी, एग्रीकल्चर। 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है ये। इंडस्ट्रियल एरियाज 2 थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, बाद में उसका नाम भी पेट्रोग्राड कर दिया गया था। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे भैया, लोग ओन करते थे ये इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट पूरा सुपरवाइज करती थी, लेकिन बहुत देर देर तक काम कराती थी और पैसे भी कम देती थी। प्राइसेस बढ़ गए थे और वेजेस कम ही रह गए थे 1905 तक। ये इकोनॉमिक कंडीशन थी पैसों वाइज। पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी,
एक सेकंड। हाँ, राजा कौन थे? जार निकोलस टू। रिलीजन ऑफ द मेजोरिटी वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई लेकिन इलीगल थी, क्योंकि उस टाइम पे राजा के अंडर कोई भी आप कमेटीज या प्रोटेस्ट के लिए ग्रुप्स नहीं बना सकते। फिर बनी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसने पेजेंट्स के राइट के लिए लड़ा और लैंड को ट्रांसफर करने के लिए कहा पेजेंट्स को। हाँ जी, सोशलिस्ट का क्या व्यू था? अक्सर इस चैप्टर में, जिसका नाम ही सोशलिज्म है, बच्चे ही समझ ही नहीं पाते व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म है क्या, उनकी आइडियोलॉजीज क्या है? तो बच्चों, सोशलिज्म होता ही यही है, जब आप वेल्थ को, असेट्स को डिवाइड कर देते हो समाज में, अपने पास ना रख के समाज में आप डिवाइड कर देते हो। तो पहली बात, मेन फीचर्स क्या थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। वो मानते थे कि सबसे बड़ा जो कारण है समाज का, समाज ना होने का, वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि भैया ओनर है जो ओन कर रहे हैं अपनी असेट्स, और उसको बढ़ाने के लिए जो बाकी लोग हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको कुछ दे भी नहीं रहे हैं। देखा जाए तो एक बिजनेस का मालिक मेहनत थोड़ी कर रहा है इतनी, उसने पहले किया लेकिन अब तो नहीं कर रहा, अब तो उसके वर्कर कर और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसको पैसा कमा के दे रहे हैं। आज आप कहते हो उस बंदे की, भैया उस एमएनसी में 1 लाख रुपए सैलरी है महीने की, बेटा वो काम भी कर रहा होगा 1 लाख, वो उनको 10 लाख का प्रॉफिट भी दे रहा होगा, तभी उसको 1 लाख वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही है, दे डिड नॉट केयर अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। वो बस कंट्रोल करते थे सोसाइटी में और अपना एक आलिशान एक स्टेटस बनाया हुआ था कि वी आर रिच। कॉपरेटिव्स, उन्होंने कहा, कंक्लूजन निकाला कि भैया कॉपरेटिव्स बना दो। कॉपरेटिव्स याद है आप लोगों को? यार आपने अगर नहीं देखा है ना वन शॉट, तो आप ये क्वेश्चंस देख के गलत कर रहोगे, क्योंकि वन शॉट देखना इसका तो बहुत जरूरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो फिर भी आप क्वेश्चन से कर लोगे, लेकिन इसका वन शॉट देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटा जी, प्लीज देख लेना। मिड टर्म की प्लेलिस्ट बन गई है, इस सेशन के नीचे भी मैं लिंक डाल दूंगी, उस मिड टर्म की प्लेलिस्ट पे आप जाओगे, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, टेलीग्राम पे पीपीटी डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। हाँ, कॉपरेटिव्स क्या होते हैं? सम सोशलिस्ट सच एज रॉबर्ट ओवन, एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए में। कॉपरेटिव्स होते हैं वो सोसाइटीज जो मिल के कोलैबोरेट करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोलैबोरेशन के रेशियो में ही। गवर्नमेंट टू इनकरेज कॉपरेटिव्स, socialists like Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। वो चाहते थे कि कैपिटलिज्म खत्म हो जाए और सोशलिज्म आ जाए। बेटा सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म आर अपोजिट वर्ड्स, आपने बच्चों ने पढ़ा ना, गुड बैड, फैट थिन, मोटा पतला, काला गोरा, लड़का लड़की, पढ़ा है ना आप लोगों ने? ये अपोजिट है सोशलिज्म कैपिटलिज्म। सोशलिज्म कहती है एसेट्स को डिवाइड कर दो, कैपिटलिज्म कहती है ओनरशिप रखो अपने पास, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बना के रखो। Nature of cooperative, cooperatives were to be associations of people who produce goods together and divide the profits according to the work done by the members। जिस रेशियो में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसी रेशियो में आप डिवाइड कर लो। What happened? हाँ, now the Karl Marx, कार्ल मार्क्स के आइडियाज बता दो, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बाय द वे, एनसीईआरटी का ही है। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उन्होंने कहा इंडस्ट्रीज में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैपिटलिस्ट हैं। ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ओन करते हैं और उनका प्रॉफिट एक्चुअली कौन बना रहा है? उनके वर्कर्स। और उनकी कंडीशन को आप तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक वो अपने हक के लिए ना लड़े। मार्क्स मानते थे कि अगर उनको कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होना है तो उनको एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी जहां सारी प्रॉपर्टी जो ओन की जाएगी वो सोसाइटी ओन करे, सोसाइटी ओन करेगी, ताकि किसी में वो अकड़ आए ही ना। वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। He was convinced that workers would triumph। मैंने सोशलिज्म के वन शॉट में आपको तीनों टर्म्स के डिफरेंस के साथ समझाया हुआ है, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। वर्कर्स वुड ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मतलब जीतना, इन देयर कन्फ्लिक्ट विद ट्रम्प, वो ट्रम्प नहीं, विद कैपिटलिस्ट। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। उन्होंने कहा भैया अगर सोशलिज्म आ गया
तो ये सोसाइटी फ्यूचर सोसाइटी कहलाएगी, कम्युनलिस्ट सोसाइटी। We went to Vietnam recently and there was कम्युनिस्ट सोसाइटी थी। हाँ जी। पेजेंट्स की कंडीशन क्या थी रशिया में? देखिए, रशिया में सबसे बड़े 2 ग्रुप्स थे, पेजेंट्स के भी थे और फिर धीरे धीरे जब जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वर्कर्स का भी ग्रुप था, यहाँ पेजेंट्स की बात कर रहे हैं। मोस्टली लैंड कल्टीवेट करते थे। ओन कौन करता था? नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स। पेजेंट्स कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबिलिटीज की, बल्कि वो तो कहते थे नोबल से लैंड खींच के हमें दे दो, और उनको वो टैक्सेस वगैरह देने से भी मना कर देते थे और उनका मर्डर भी कर देते थे कि हमें इतने बड़े बड़े टैक्सेस, रेंट्स पे नहीं करने। रशियन पेजेंट्स जो थे वो अदर यूरोपियन पेजेंट्स से डिफरेंट थे। वो अपनी लैंड को पूल करते थे और पीरियोडिकली जितना भी उस पर खेती होती थी वो उस अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया करते थे। हाँ जी भाई, अब आउटब्रेक ऑफ रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ आइए देख लेते हैं। 1914 में जार निकोलस रशिया के एम्पायर को पूरा रूल करता था। रशिया ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है सिंगल रूल। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, जार पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं था। जार ने लोगों का डंडे के आगे ड्यूमा तो बनाया, लेकिन ड्यूमा बनाने के बाद भी उसने पहला ड्यूमा 75 डेज में, दूसरा ड्यूमा 3 महीने में रिजेक्ट भी कर दिया कुछ ना कुछ करके। बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ रशिया की पीपल जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थी। ये पूरा फिर से पेजेंट्स के बारे में बताया हुआ है। देन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एरिया जब आए, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, यहाँ पे लोगों ने काम करना शुरू किया और इंडस्ट्रियल वर्कर सोसाइटी भी बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ पे वर्कर्स की कंडीशन बहुत ही खराब थी। 12 से 15 घंटे उनसे काम कराया जाता था, उनको वेजेस नहीं दिए जाते थे। और वहाँ पे एक सीन भी हुआ था, अगर आपको याद हो, एक इंसान को निकाल दिया गया था, एक वर्कर को निकाल दिया था और वो लोगों ने 1 लाख की पॉपुलेशन उनकी रोडों रास्तों पे आ गई थी और स्ट्राइक करा था उन्होंने कि भैया वर्किंग कंडीशंस को ठीक कर दो, नहीं तो हम लोग इन फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, हम लोग इस फैक्ट्री में काम ही नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी जार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। तब भी पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी, जैसे कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। एक पार्टी थी पेजेंट्स के लिए, एक पार्टी थी वर्कर्स के लिए, विच वर नोबलाइजिंग पेजेंट्स एंड वर्कर्स रिस्पेक्टफुली। 1904 में रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%, क्योंकि भैया कंडीशन वाज नॉट गुड, वर्कर्स वर नॉट सैटिस्फाइड, वर्किंग कंडीशंस वाज वेरी बैड। जब लोगों ने इसके प्रति आंदोलन किया, वो और आंदोलन लीड किया फादर गैपन ने। फादर गैपन 1905 में विंटर पैलेस में गए, अपने वॉलंटियर्स के था, उनको पुलिस और मिलिट्री वालों ने अटैक किया, 100 से अधिक वर्कर्स मारे गए। तभी इस इवेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे। ये वाला जो पैराग्राफ है, अगर आपको सिर्फ ब्लडी संडे पे आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, व्हाट वाज ब्लडी संडे। मैंने ये 5 मार्कर इसलिए कंसीडर किए हैं क्योंकि इसके अंदर से छोटे छोटे भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो। पेजेंट्स की कंडीशन, वर्कर की कंडीशन, अब जैसे ये वाला पैराग्राफ जो है वो वर्कर्स की कंडीशन का था, पीछे पेजेंट्स की कंडीशन पे कर लिया, ये कर लिया हमने, ब्लडी संडे क्या होता है कर लिया। एक और यार यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, कहीं जगह बची है, हाँ यहाँ पे लिख लो कि एक्सप्लेन अप्रैल थीसिस, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड, बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड। यहाँ पे अप्रैल थीसिस भी आपको 2-3 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए स्टेलिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम करते हैं। 4.3 टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी 2.4 हाँ, देखिए क्या कॉजेस थे और क्या इफेक्ट्स थे स्टेलिन के। 1929 पार्टी ने फोर्स किया सभी पेजेंट्स को टू मेक कलेक्टिव फार्म्स, जिनको रशिया की भाषा में बोला जाता है कॉलखॉस। लैंड को क्या करेंगे, पूल करेंगे, और ओनरशिप किसके पास होगी, मिल के, कलेक्टिव फार्म्स के पास, और जो प्रॉफिट होगा वो भी शेयर किया जाएगा। और इस प्रोसेस को बोला गया कलेक्टिवाइजेशन। लैंड टू बी कलेक्टेड, राइट।
The main causes for introduction of collectivization program was the small holdings of land. एक पापा है, पापा मर गए, उनके 4 बच्चे हैं, वो लैंड को 4 भाग में डिवाइड कर गए। छोटी छोटी होल्डिंग्स है जिसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। देखिए ये क्या सुनिए, अगर 5 नंबर का आ रहा है तो सारा, लेकिन अगर छोटा छोटा आ जाए, मेन कॉजेज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन बता दो। लैंड होल्डिंग्स थी। सेकेंडली रिच पेजेंट्स और ट्रेडर्स जो थे वो भैया गोडाउन में स्टॉक बना के रखते थे। गवर्नमेंट चाहती थी कि भैया इसमें थोड़ा नजरअंदाजी बचे। थर्डली देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ाने की नीड थी और कलेक्टिवाइजेशन लाया गया। प्रभाव क्या पड़े? पेजेंट्स जो कलेक्टिवाइजेशन को मना करते थे, हम नहीं कर रहे, उनको भैया निकाल दिया जाता था, डिपोर्ट कर दिया जाता था, एग्जाइल कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन इनके स्टेप से भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, उल्टा बैड हार्वेस्ट हुई, जिसकी वजह से काफी ज्यादा भुखमरी फैली और 4 मिलियन लोग मर गए। 2 मिलियन पीपल वर पुट इन प्रिजन्स एंड लेबर कैंप्स। तो स्टेलिन ये लेके तो आया था प्रोग्राम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रोडक्शन भी कम हुई और लोग भी मरे काफी ज्यादा इस प्रोग्राम में। देखिए आई नो दिस चैप्टर इज वेरी लेंदी, सोशलिज्म चैप्टर इज वेरी लेंदी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन अबाउट anyone like liberals, radicals, conservatives, किसी भी तरीके से ये आ सकता है। April thesis, it was like October revolution, February revolution। तो यार ये कुछ है, लिमिटेड 35 क्वेश्चन थे, स्टिल मैं आपको बता रही हूँ इसमें से अक्टूबर रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो इवेंट्स थे ये आ सकते, किसी भी फॉर्मेट में ये आ सकते, बिल्कुल आ सकते। तो मैं ये नहीं बोलूंगी, 9th क्लास में ना सभी स्कूल अपना अपना चलाते हैं, तो कोई भी स्कूल के अपने स्कूल की नोटबुक के क्वेश्चन जरूर देखने हैं। ये वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। चलिए अब हम चलते हैं, हमारी हिस्ट्री होगी। देखो सिर्फ एक हिस्ट्री की किताब में हमको आधा घंटा लग गया है सिर्फ हिस्ट्री के 2 चैप्टर समझने में, राइट। अब अभी हमारी 4 किताबें हैं, इको भी है, सिविक्स भी है, ज्योग्राफी भी है। चलिए इको का तो एक ही चैप्टर है, निपट जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर। पीपल एज अ रिसोर्स छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, वन शॉट डल गया है, लेटेस्ट सुपर वन शॉट डला हुआ है, इसका भी आप लोग देख सकते हो। पिछले दोनों चैप्टर्स के वन शॉट डले हुए हैं, ये वाले चैप्टर का भी वन शॉट इस साल के क्वेरी में डले हुए हैं। डले तो सभी के में है, इस साल के डले हुए। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी सोशलिज्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वो हमने नहीं किए थे, आई एम सॉरी। हाँ, पहला, what was the main difference between the outlook of liberals and socialists in the 19th century? भैया liberals और socialists में क्या difference था ये बता दो। Liberals wanted private property protected while socialists wanted it to abolish. Yes, liberals जो थे वो सब चीजों में अच्छे थे, एक चीज में बुरे थे, वो तो ये था कि वोटिंग राइट्स वो नहीं देते थे विमेन्स को। लिबरल सपोर्टेड मोनार्की, ना बाबा ना, मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे। लिबरल्स एम्फसाइज रिलीजियस कंट्रोल, ना। लिबरल्स प्रमोटेड वर्कर को अपना, सिर्फ पहला। लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी को चाहते थे कि रहे लोगों के पास, लेकिन सोशलिस्ट चाहते थे नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला सिस्टम खत्म कर दो। दूसरा सवाल है, एक सेकेंड इसी बंद करो। हाँ, 1905 रेवोल्यूशन इन रशिया इज ऑफन कंसीडर्ड अ ड्रेस रिहर्सल। अच्छा जी, फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ 1917। प्यारा सवाल है ये। कह रहे हैं जैसे होता है ना एनुअल डे में, पहले हम लोग पहन के देखते हैं कपड़े, एक प्रैक्टिस होती है, या कहीं पार्टी में जाना होता है तो यूजुअली वी यूज्ड टू ट्राई अ साड़ी और अ लहंगा एंड देन वी यूज्ड टू विजिट ऑन द डी डे, ऑन दैट डे। तो भाई अभी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि 1905 की रेवोल्यूशन तो बस एक क्या था, रिहर्सल थी 1917 की। क्यों? क्योंकि इमीडिएट एब्डिकेशन हो गया था जार का उसके बाद। It revealed widespread discontent among workers, peasants and soldiers. Successful socialist government under Lenin. एक सेकंड यार, ये तो मैं बताना ही भूल गई, अभी बताऊंगी। बॉल्शेविक्स मेंशेविक्स वाला भी आ सकता है यार इसमें। हाँ, It enhanced ended feudalism। ना तो ये हुआ, क्योंकि सवाल कह रहा है 1905 रिहर्सल कैसे थी। 1905 रिहर्सल कैसे थी, तो रिहर्सल कैसे थी भैया, इट रिवील्ड वाइड स्प्रेड। 1905 से ना ये पता चल गया था कि वर्कर्स, पेजेंट्स
और सोल्जर्स में ये 3 ग्रुप बट गए, जिसकी वजह से वो अक्टूबर रेवोल्यूशन तक पहुंचा था। ये क्लियर हो गया था इसमें। तो बी पार्ट। थर्ड है द बोल्शेविक्स अंडर लेनिन डिफर्ड फ्रॉम मेंशेविक्स मेनली बिकॉज दे बिलीव्ड। बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में क्या फर्क था? रशिया शुड इंडस्ट्रियलाइज, सोशलिज्म कुड बी अचीव्ड इमीडिएटली थ्रू रेवोल्यूशन। यस, यही आगे मैं पढ़ भी नहीं दी, क्योंकि बोल्शेविक्स जो थे वो मेंशेविक्स से फर्क क्यों थे? वो कहते थे रेवोल्यूशनाइज करो, लड़ो और जीत जाओ। सिंपल सी बात है, ले आओ सोशलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था बच्चों? क्या रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लिया था? क्या स्टेलिन की क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप आ गई थी? या फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था? या सर्वडम खत्म हो गया था? तो भैया इसके बाद 1918 में ये लोग वर्ल्ड वॉर से निकल गए थे। सबसे बड़ा पहला चीज तो यही हुई थी, हारने के बाद बुरी तरह। द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस यूरोप इन 19th सेंचुरी। क्यों क्यों फैले भैया, ऐसा क्या हुआ? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सपोज इनइक्वालिटीज ऑफ कैपिटलिज्म, मोनार्क्स एक्टिवली प्रमोटेड। अच्छा, मोनार्क प्रमोट कर रहे हैं, फ्री ओनरशिप नहीं दी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सपोज इनइक्वालिटीज ऑफ कैपिटलिज्म, एक्सपोज्ड। चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो ना इतना लंबा चैप्टर है, बोल्शेविक्स मेंशेविक्स ही भूल गए हम। रेफर वन शॉट प्लीज गाइस। इकोनॉमिक्स पीपल एज अ रिसोर्स। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कंसीडर्ड एज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल? जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं किसी इंसान की, वो ह्यूमन कैपिटल क्यों कंसीडर की जाती है? ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि ये लिटरेसी रेट बढ़ाता है, ये स्किल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ये जॉब क्रिएट करता है, या ये पॉपुलेशन को कम कर देता है? फ्री जॉब्स भी नहीं देता। हाँ यार, एक एजुकेशन होगी तो स्किल्स बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी तो ह्यूमन कैपिटल ओवरऑल ग्रो करेगा। अ कंट्री हैज अ वेरी हाई पॉपुलेशन बट इट्स पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो। पर कैपिटा मतलब होता है पूरे देश की इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब से इस सिचुएशन को आप क्या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा, पर कैपिटा इनकम कम? यानी कि इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन असेट नहीं है, पॉपुलेशन क्या बन गई है? लाइबिलिटी बन गई है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कॉमनली कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चर में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चर में। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चर में। सरप्लस मतलब जहाँ एक्स्ट्रा वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इसमें से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या दिखा रहा है? फार्मर इंटायर फैमिली वर्किंग ऑन स्मॉल फार्म वेयर ओनली 2 members आर एक्चुअली नीडेड। इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर। तो अभी हमने पढ़ा डिस्गाइज सबसे ज्यादा फार्मिंग में होती है। ओके, हाउ डज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? हाँ जी भाई, ह्यूमन कैपिटल कैसे करती है? पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, नेचुरल रिसोर्स बढ़ाती है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाती है, या इन्वेस्टमेंट इन, अरे भाई सी पार्ट, सी पार्ट। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, मार्केट नॉन मार्केट में डिफरेंस बता दीजिए। मार्केट जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो मार्केट में बेचने के लिए कर रहे हो या सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हो? यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है मार्केट में और नॉन मार्केट में पैसा नहीं मिलता है। इसके अंदर आप बता सकते हो टीचर टीचिंग और स्टूडेंट्स, और टीचर टीचिंग और ओन सन या डॉटर। एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन। बच्चों इस चैप्टर से एजुकेशन का रोल, हेल्थ का रोल, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही है। तो एजुकेशन का रोल क्या है भैया? एजुकेटेड पर्सन अनएजुकेटेड को भी एजुकेट करेगा। लिटरेट पॉपुलेशन एसेट हो जाएगी इकोनॉमी की, इससे हायर प्रोडक्टिविटी होगी, इससे भैया लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इससे भैया लोग अपनी लाइफ को काफी स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल, दोनों की दोनों रूरल एरियाज में होती हैं। सीजनल सीजन पे डिपेंड करती हुई अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे एग्रीकल्चर में राबी खारिफ सीजन होते हैं, जब काम है तो ठीक है, जब नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड हो, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक इंसान मतलब एक खेत पे अगर रिक्वायर्ड पर्सन से ज्यादा पर्सन काम कर रहे होते हैं उसे डिस्गाइज्ड कहते हैं। व्हेन मोर पर्सन्स आर वर्किंग देन द डिजायर्ड वंस आर नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे सभी के सभी वर्कर्स जो होते हैं वो
अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं, जहां एक पर्सन अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम केपेबल ऑफ टीचिंग 10 आवर्स अ डे बट आई एम टीचिंग जस्ट 4 आवर्स अ डे, आई एम अंडर एम्प्लॉयड। तो जब एक खेत पे 2 लोग काम कर रहे हैं तो पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, लेकिन 10 लोग अगर आ गए और, तो सभी लोग कम कम काम करेंगे, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड भी होंगे और अंडर एम्प्लॉयड भी होंगे। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में होती है, पढ़े लिखे होते हैं लोग, डिग्रीज होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको जॉब नहीं मिलती है। 5 इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 5 कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के। 5 क्या है भैया, इससे वेस्टेज होती है। मैं फिर बता रही हूँ, कॉजेज और इफेक्ट्स में फर्क है। कॉजेज मतलब क्यों हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट, हाई पॉपुलेशन, इलिटरेसी, लो स्किल फॉर्मेशन, रीजंस। इफेक्ट्स क्या है, ये है कि भैया लाइबिलिटी बन जाता है एसेट, होपलेसनेस हो जाती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, लोगों के पास काम धंधा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, क्राइम ही करेंगे। ठीक है भैया। एक चीज और यार, यहाँ पे ना सरकार ने एजुकेशन में क्या क्या किया, गवर्नमेंट रोल, वो जो 5 ईयर प्लान है वो सब भी आ सकता है, तो वो भी कर लेना। चलिए अब चलते हैं ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स की तरफ, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ आपका क्या कहते हैं, ड्रेनेज। चलिए, तो छोटा सा चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें आपको इंडिया के साइज, इंडिया के लोकेशन, इंडिया का कनेक्शन, इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे घोषित की जाती है, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये 1 मार्कर्स वगैरह में आ जाता है। आइए देखते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इंडियाज लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंटली। भैया हमारे देश का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्हें पहले ही बता रखा है, वो क्या इफेक्ट करता है, सॉइल टाइप, टाइम डिफरेंस, एनुअल रेनफॉल या टेम्परेचर वेरिएशन। तो आपको ही पता है कि ऑब्वियसली टाइम वेरिएशन, टाइम डिफरेंस हमने ये पढ़ा भी है कि जब हम ईस्ट और वेस्ट अगर देखते हैं, अगर ईस्ट और वेस्ट देखते हैं तो इसमें 2 घंटे का वैसे टाइम लैग होता है, लेकिन तब भी ये विजिबल नहीं होता हमारी वॉचेस में। ये अक्सर बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आता है, मैं आपको आज समझा देती हूँ। यहां से बेटा जी सूरज उगता है और यहां पे बेटा जी सूरज ढलता है, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ 2 घंटे पहले सुबह हो गई है और वहां 2 घंटे लेट शाम हो रही है, तो इसीलिए बीचों बीच से एक लाइन निकाल दी है बच्चों, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से, जिसको नाम दिया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहां से 1 घंटा पीछे और यहां से 1 घंटा आगे करके वॉचेस को तो सेम कर दिया, लेकिन इनके बीच में जो 30 लॉन्जिट्यूड्स हैं और एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड जाने में जो 4 मिनट लगते हैं, वो बनाता है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टाइम लैग, यानी कि 2 घंटे का टाइम लैग। तो टाइम डिफरेंस दिखाता है बच्चों लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। विच जियोग्राफिकल फीचर मेक्स इंडियाज लोकेशन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। भैया इनमें से क्या है, कौन सा फिजिकल फीचर है जो इंडिया की लोकेशन बहुत बढ़िया बना देता है, इसका हिमालयन माउंटेन्स, इसकी सेंट्रल पोजीशन, या ये नदर्न हेमिस्फेयर में है, या ये टॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास है। तो ऑब्वियस सी बात है हम इसकी सेंट्रल लोकेशन की बात करेंगे, तभी तो ये ट्रेड इजीली कर पाएगा, दैट इज इंडियन नेशन वाला। Which of the following statement best explains the advantage of latitude? अभी हमने longitude का देखा, टाइम डिफरेंस, अब latitude का क्या भैया फायदा है इसमें, latitude क्या करता है ना भाई। तो latitude क्या करता है, it helps in India experiencing tropical as well as subtropical climate, same duration of day and night, only country with all type, oh sorry I did something, हाँ हाँ अब कीजिए। मैं अभी कुछ कर दूं तुम लोग, हाँ। इट मेक्स इंडिया द ओनली कंट्री विद ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म क्लाइमेट अक्रॉस द, ये लैटिट्यूड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में डिफरेंस करता है, वही कश्मीर से कन्याकुमारी वाली बात। लैटिट्यूड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में डिफरेंशिएट करता है, और वो टाइम में। व्हाई डज इंडिया हैव ओनली वन स्टैंडर्ड मेरिडियन डिस्पाइट इट्स वास्ट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट? To avoid confusion of multiple local times, because it passes exactly through Delhi, because it divides India into equal eastern and western halves, ये इक्वेटर से पास होती है इसीलिए। हाँ भाई, यस, मल्टीपल टाइम हटाने के लिए,
Which of the following shows India's importance in international trade routes? इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स में क्या बताता है यार? इंटरनेशनल ट्रेड रूट किससे होते हैं आपको पता है ना? ये कनेक्ट करता है ईस्ट और वेस्ट को सेंट्रल ओशनिक लोकेशन से। ओनली कंट्री है मॉनसून की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को, क्योंकि बीचों बीच। तो ऑप्शन यही वाला होगा, वैसा वाला क्वेश्चन का ही दूसरा वर्जन है ये। चलिए, अब इसकी साइज या लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। साइज की जब देखिए, जब लोकेशन की बात करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब लोकेशन की बात करेंगे तो आप इसमें लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट डालेंगे। जब ये साइज की बात करेंगे तो भैया ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, 2.4% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये सब आप साइज में बताएंगे। बच्चे अक्सर उल्टा कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडियन ओशन को इंडिया के नाम पे क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चों इसकी सबसे लंबी इंडियन कोस्टल लाइन है। समुद्री तट सबसे बड़ा इंडिया से जुड़ता है इंडियन ओशन का। दूसरी बात है, डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड करता है इंडियन ओशन में। ये हमारा पेनिनसुला है, ये कंट्रीब्यूट करता है और ट्रेड करने में सबसे ज्यादा आसान बनाता है बिकॉज ऑफ इट सेंट्रल लोकेशन। ऑल्सो बच्चों इसमें ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है, वाई स्टैंडर्ड मेरिडियन why 82 degree 30 radian is selected as standard meridian of India? क्यों सिलेक्ट किया है इसको बच्चों? क्योंकि ये बीचों बीच से निकलती है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। ये लोकल टाइम को इक्वल करने में हेल्प करती है, टाइम डिफरेंसेस को रोकती है। फिर आप वही कैलकुलेशन छोटी सी करके दिखा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर बोल रही हूँ, हर चैप्टर के सिविक्स को छोड़ के, सिविक्स मत करना चाहे, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन जरूर देख लेना। सिविक्स के बैक क्वेश्चंस नहीं देखने, वो मैं ही करा रही हूँ। सिविक्स के नहीं देखने, बाकी सब देखने। मैंने इसी चैनल पे टॉप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करके इको, सिविक्स, हिस्ट्री के अलग से सेशंस भी बनाए हुए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको लग रहा है कि मैम मेरा तो इसमें नाज़म भी आ रहा है, मैंने टॉप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करके हिस्ट्री का सेशन, सिविक्स का सेशन आप देख सकते हो इजीली जाके, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसमें चैप्टर वाइज है, आप रुक सकते हो नाज़म पे आके, आप फॉरेस्ट और पैस्टलर्स छोड़ सकते हो। ये मैंने फाइनल्स के लिए लास्ट ईयर बनाया था, बहुत हेल्प कर सकता है आपको वो भी। इलेक्टोरल देखना है मैम, पॉवर्टी देखना है मैम, आप वहाँ से देख सकते हो। इको है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, बस आगे रीमा मैम लगा देना। हिस्ट्री रीमा मैम क्लास 9th आ जाएगा, उसमें थंबनेल देखना ढंग से। कहोगे तो लिंक डाल दूंगी, नहीं मिले तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अगला चैप्टर है फिजिकल फीचर्स। भाई इसके अंदर से अनप्रिडिक्टेबल है क्या आता है, मैं तुमको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है, अब कोई भी आ सकता है। एक क्वेश्चन मैं इसका बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख के बताऊंगी। पहले हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं, पहले हम इसके टॉप 5 एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास? हिमालयास कैसे बने? कोलिजन बिटवीन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, वॉल्केनिक इरप्शंस, विंड डिपोजिशन, माउंटेन्स के ब्लॉक की वजह से। तो आंसर है, ये प्लेट्स टकराई थी, प्लेट्स टकराई और ये माउंटेन फोल्ड हुआ, बंद। Why are the northern plains of India highly fertile and agriculturally productive? Northern plains इतने fertile कैसे हैं, इतने ज्यादा productive कैसे हैं? तो बच्चों, क्योंकि इसके अंदर alluvial deposits है, alluvial soil is the most fertile soil and it makes northern plains more fertile and more diverse. Which physical division of India is most suitable for mineral exploitation? Why? बेटा जी, मिनरल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्लेट्यूज से। तो आंसर मेरे को पता भी नहीं, आगे मैंने पढ़ा भी नहीं, सीधा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पहली बात, ये ओल्डेस्ट लैंडमास है, अक्सर बच्चे गलत कराते हैं, हिमालयन माउंटेन्स को ओल्डेस्ट लिखाते हैं, प्लेट्यूज आर द ओल्डेस्ट वन। थार डेजर्ट क्यों फॉर्म हुई? क्योंकि ये रेन शैडो रीजन अरावलीज में है,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, वॉल्केनिक ऐश डिपॉजिट से बनी है, या ये सेलाइन है। सेलाइन का मतलब होता है बच्चों खारा। तुम्हें लग रहा है मैं महंगी हूँ, यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन होती है, यहाँ पे हमारी स्क्रीन होती है जहाँ पे हम देख सकते हैं हम कैसे लग रहे हैं, आंसर कैसा दिख रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई अरावलीज वाला इसका आंसर है। रेन शैडो रीजन्स ऑफ अरावली में ये लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेक द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट? ऐसा क्या है जो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट बता देता है? ओके, ट्रेड करने में हेल्प करते हैं ये, ट्रेड करने में हेल्प करते हैं। यार मैं तुमको एक बात बताती हूँ, मतलब मुझे पता है ज्योग्राफी करना इज नॉट इजी। ज्योग्राफी इज लाइक रट्टे मारने वाली चीज होती है, लर्न करने वाली, फैक्ट्स है सारे, इसके अंदर हम बना के नहीं लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक ऐसी लड़की हूं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं तुम लोगों में से तो ज्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ क्योंकि तुम कैमरे के पीछे हो, बट मैं अपने आप को जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ, मुझसे बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो एक ऐसे पिन में गिर जाती है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। क्यों हूं मैं ऐसे ही पता नहीं। मैं पीपीटी बना रही हूँ, वहां पे कोई बंदे बात कर रहे हैं, टीचर्स बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान वहां होगा। घर में मम्मी पापा कुछ बात कर रहे होंगे, मेरा ध्यान वहां होगा। मैं अपने कमरे में बैठ के अपना काम कर रही हूँ, दूसरे कमरे में बात चल रही है, भैया मम्मी कुछ बोल रही है, मेरा ध्यान वहां चला जाएगा। बेल बजेगी, मेरा ध्यान वहां चला जाएगा। कोई लाइट जला देगा बाहर की, मेरा ध्यान वहां चला जाएगा। किचन में सीटी बज जाएगी, मेरा ध्यान वहां चला जाएगा। और पढ़ाई से हट जाएगा, मेरे काम से हट जाएगा। इतनी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ मैं, इतनी डिस्ट्रैक्ट, इतनी घटिया मेरी नेचर है ये। तो भाई अगर तुम लोग भी मेरे जैसे हो तो सिंपल सा तरीका, मुझे पता है ये भी बड़ा मुश्किल है। अगर हम ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे जैसे और भी जो लोग हैं, हम कमरा बंद करके ही बैठ जाएंगे ना, हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। तुम हमसे फोन ले लो, तुम हमसे लैपटॉप ले लो, तुम हमसे कोई भी गैजेट ले लो, हम उसमें भी कुछ ना कुछ घूम लेंगे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। हम पुरानी बातें सोचने लग जाएंगे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, हम फ्लैशबैक में चले जाएंगे। लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करोगे? लिख लिख के भाई, लिखोगे लिखोगे। मैं तो लिखते लिखते भी कहीं खो जाती हूँ यार, फिर वापस आती हूँ, रीमा वापस काम करना। तो तुम लोग भी अगर मेरी तरह हो, ज्योग्राफी करने का एक तरीका यही है कि अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठो। अगर तुम्हें लिखने की आदत नहीं है तो पढ़ भी रहे हो तो साथ में ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहो। इस फिनोमेना को कुछ कहते हैं, मुझे टर्म नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे घुमाते रहो, तुम्हारा ध्यान थोड़ा 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 बढ़ेगा, कंसंट्रेशन, क्योंकि तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारे अंदर होता है कुछ करना है अलग से, तो वो तुम कर रहे हो, तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, तो तुम उसके अंदर थोड़ा कंसंट्रेट कर पाओगे। तो चीयर्स टू ऑल द डिस्ट्रैक्टिव पर्सन्स लाइक मी। ठीक है भाई, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का है। ओके आगे इसका कर दिया। हाँ चलिए, ओके हिमालयास कैसे बने? 70 मिलियन पहले, 70 मिलियन ईयर्स अगो दो प्लेट टकराई, अपलिफ्ट हुई और बन गए हमारे प्यारे हिमालयास। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस बता दीजिए। फिर से बोल रही हूँ, इस चैप्टर में मैं क्वेश्चंस बता सकती हूँ तुमको, आंसर दे सकती हूँ तुमको कि भैया डेक्कन प्लेट्यू के इस तरफ है, वो डेक्कन प्लेट्यू के उस तरफ है, इसकी हाइट उसकी हाइट, कॉन्टिन्यूअस है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसके अंदर से पेनिनसुलर रिवर्स निकलती है ना, डिसकंटिन्यूअस है। बहुत सारे रिवर्स हैं, रिवर्स कट थ्रू करते हैं, बीच में से निकलते हैं। नदर्न प्लेन्स और प्लेट्यूज में डिफरेंस भैया, नदर्न प्लेन्स में एल्यूवियल डिपॉजिट है प्लस, सॉरी सॉरी, प्लेट्यूज में भैया क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। हाँ, फ्लैट है, फर्टाइल है, अपलैंड है। एल्यूवियल सॉइल है, ब्लैक रेड लेटेराइट सॉइल है। फार्मिंग पॉसिबल है, बहुत कम फार्मिंग पॉसिबल है। डेंसली पॉपुलेटेड है, मिनरल्स और इस सब में अच्छी है, तो पॉपुलेशन इतनी नहीं पाई जाती फिर भी। 3 रेंजेस ऑफ हिमालयास, टॉप मोस्ट हिमाद्री, सेकंड हिमाचल, थर्ड शिवालिक्स। तीनों के दूसरे नाम, जैसे इसको हिमाद्री को हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल को आपका मिडल हिमालयाज भी बोलते हैं, इसको आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। तीनों की हाइट्स आपको ही पता है, इस चैप्टर से बताना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं यहां लिख रही हूं भैया। पहली बात तो नोट ऑन एनी फिजिकल डिवीजन। बेटा नया वन शॉट इसका भी आ चुका है, जिसके अंदर टेबल फॉर्म में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन रेफर दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदर्न प्लेन्स है। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई नदर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड।
तो आपको फीचर्स बताने होंगे। प्लेट्यू है और ऑफ कोर्स हिमालय की 3 रेंजेस हैं। एक क्वेश्चन है लास्ट में, एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ ही है, हाउ all the physical divisions complement each other। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। इसके अंदर आपको ये बताना होता है कैसे पूरे इंडिया में ये सारी फिजिकल डिविजन्स वर्क करती है। तो आपको कुछ नहीं करना, इंट्रोडक्टरी लाइन डाल के 6 के 6 के बारे में एक एक लाइन लिख। नदर्न प्लेन्स ये करते हैं, हिमालयाज ये करते हैं, प्लेट्यूज ये करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कोस्टल प्लेन्स ये करते हैं, आइलैंड ये करते हैं, डेजर्ट ये करते हैं। यू जस्ट नीड टू इलैबोरेट दैट। Now the third chapter of geography, that is drainage. I don't know ये सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा, still I have considered it. ड्रेनेज में भी सेम सिस्टम है यार, इसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम आती है, रिवर्स है बड़ी सारी। ड्रेनेज का भी लेटेस्ट वन शॉट अभी डाला है, बहुत प्यार मिल रहा है, पूरे टेबल के फॉर्म में हिमालयाज और पेनिनसुलर रिवर्स समझाई है, पूरे टेब्यूलर फॉर्म में। नीचे आपके पास प्लेलिस्ट है, वहां से आप ले सकते हो भैया। तो ड्रेनेज में कोई भी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए तो आपका किस्मत ऐसी हो तो, नहीं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आई हूँ। पहले हम इसके डू यू नो जरूर कर लेना भाई, ज्योग्राफी पूरी में हर चैप्टर के डू यू नो, क्योंकि 1 मार्कर बनते हैं भाई इसमें से। डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करदा, डू यू नो ज्योग्राफी दे पेपर च आंदा, डू यू नो 1 नंबर ले आंदा, डू यू नो। चलिए, एनी रिवर। ओके, द गंगा इज अ पीरियड रिवर, पीरियड मतलब बहती हुई रिवर, क्योंकि हिमालयंस है। While the Godavari is a seasonal, which of the following best explains the difference? Okay, गंगा is glacier fed, गोदावरी मेनली मानसून पे डिपेंड करती है, गंगा फर्टाइल प्लेन्स में होती है, गोदावरी रॉकी प्लेट्यू में होती है, गंगा नेपाल में ओरिजिनेट होती है, गोदावरी महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, गंगा इज लॉन्गर देन गोदावरी। तो इनमें से आपके अकॉर्डिंग क्या सबसे ज्यादा बेस्ट डिफरेंस है? ये है भाई, ग्लेशियर फेड है क्योंकि हिमालय है, मानसून पे डिपेंड करती है क्योंकि सीजनल पेनिनसुलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालय रिवर सिस्टम? हिमालय रिवर सिस्टम में 3 होते हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में 6 होती है। हिमालयाज में मेजर कौन सी होगी? गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। तो कृष्णा नहीं है, वो पेनिनसुलर है। विच फीचर मेक्स द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यूनिक एज कंपेयर टू गंगा? ये तिब्बत से फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग इंडिया, ये वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट है, कोई डेल्टा नहीं बनाती है सी में पहुंचने से पहले। डेल्टा क्या होता है? द ओपनिंग ऑफ माउथ ऑफ अ रिवर, ये रिवर है, डेल्टा में गिरने से पहले जो पूरा एरिया बनाती है ट्रायंगुलर सा, उसे डेल्टा कहते हैं। इट फॉर्म्स नो डेल्टा, ये इंटायरली डेक्कन प्लेट्यू में फ्लो करती है। हाँ जी, इंडिया में भी आने से पहले ये तिब्बत से निकल जाती है और हमारे देश में ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, ईस्ट साइड से। डेल्टा तो बनाती है। Which of the following statement best signifies, explain why west flowing rivers of the peninsular plateau form estuaries and not deltas? Yes, let me just tell you. देखिए, 2 ड्रेन होने के पार्ट्स होते हैं, एक होता है बे ऑफ बंगाल और एक होता है अरेबियन सी। अरेबियन सी क्या लिखती हूँ मैं? अरेबियन सी। तो वेस्ट की तरफ अरेबियन सी होता है और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल। बेटा जी, मेजरली मैं आपको बता दूं, मेजरली 2 हिमालय रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड 4 पेनिनसुलर रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। लेकिन यहाँ पे इंडस आ जाती है अरेबियन सी में, और दूसरा यहाँ पे आती है दो एक्सेप्शनल पेनिनसुलर रिवर्स। द थिंग इज, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो भी रिवर्स अरेबियन सी में गिरेंगी वो बनाएंगी एस्चुअरी, और जो भी इधर बनाएंगी वो बनाएंगी डेल्टा। डेल्टा इसको बोलेंगे डेल्टा, ट्रायंगुलर पोर्शन, ये डायरेक्टली ड्रेन हो रही है। They have low water volume and high speed so that they do not deposit much silt. इनके अंदर कंकड़ पत्थर नहीं होते कि शेप बना ले। They are shorter and follow directly into the Arabian Sea. हाँ जी, ये सीधा गिर जाती है, कोई स्लोप ही नहीं होता है। They flow only during monsoon and remain dry. They originate in deserts while split deposition in minimal. हाँ,
तो द थिंग इज ये छोटी होती है और डायरेक्टली ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में। इनको कोई डेल्टा नहीं बनाना होता, कि उनको कोई स्लोप ही नहीं जाना होता, ये डायरेक्टली यहीं से निकली यहीं पहुंच गई पास में ही। The Sundarban Delta formed by the Ganga and Brahmaputra river is significant because it is the world largest delta. It formed entirely of हाँ पता ही है यार, it is one of the largest delta. सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना बनाती है पहले बीच में, और उसके बाद ये आंखें गिर जाती हैं। हिमालय और पेनिनसुलर में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, अगर रिवर एक्सप्लेन करनी आएगी तो ये आ जाएगा। ये ग्लेशियर से निकलती हैं और ये मानसून पे डिपेंड करती है। ये पूरे साल बहती है, पेरिनियल मतलब बहते रहना। ये सीजनल होती है। ये लॉन्ग होती हैं, बड़े बड़े बेसिन्स बनाती हैं। ये शॉर्ट होती हैं लेकिन तेज होती हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्ण कावेरी नर्मदा सुटेबल फॉर इरिगेशन एंड सुटेबल फॉर हाइडल पावर जनरेशन, क्योंकि इतना फ्लो स्लोपी नहीं होता। शॉर्ट नोट्स ऑन गंगा रिवर सिस्टम आ गया, कौन है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बेसिन कैसे बनाती है। इंडस पे आ गया, ब्रह्मपुत्र पे आ सकता है, गोदावरी कृष्णा कावेरी। वाई गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा? वाई गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा? बिकॉज गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, जस्ट लाइक गंगा ऊपर की तरफ देखा जाए तो लॉन्गेस्ट नहीं है गंगा, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा वही ड्रेन हो रही है, गिर रही है और बह रही है। ऐसे ही नीचे पेनिनसुलर रिवर्स में गोदावरी है, 1500 किलोमीटर की है। लेक क्या होती है? लेक एक लार्ज वाटर बॉडी है जो लैंड से सराउंडेड होती है। दो तरीके की हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल जो ग्लेशियर्स बना देते हैं, आर्टिफिशियल जो ह्यूमन बनाते हैं। और कुछ ऐसी लेक होती है लागून्स टाइप, जिसके आसपास पूरा का पूरा पत्थर होता है, मतलब जमीन होती है, बीच में लागून्स बनाती हैं। ऑक्सबो लेक, लागून। लागून तो पूरा एक ही हो गया, देखो ये लागून है, इस तरीके की फॉर्मेशन ऑफ लेक। लेकिन जब ये एक एक हिस्सा कट जाता है बीच में से, ये ऑक्सबो बना देता है, ऑक्सबो। रिवर्स की इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। रिवर क्या इंपॉर्टेंट है भैया, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भैया इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए पानी देती है, ये रास्ता दिखाती है ट्रांसपोर्टेशन में, ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ये गंगा यमुना कल्चरल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर जियोग्राफी, दैट्स इट। Now we will move to the last book and last two chapters, that is what is democracy, why democracy and constitutional design। दो चैप्टर्स हम करेंगे, अगर आपका इलेक्टोरल आ रहा है कमेंट से बताना, हम उसको आगे कवर कर लेंगे। चलिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी? किंग या मोनार्क का होना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना, गवर्नमेंट सिर्फ वेल्दी क्लास चलाए, या सेंसरशिप लगा दी जाए। सेंसरशिप मतलब मीडिया को कुछ छापने बोलने की आजादी ना हो। तो बेटा जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि बाकी सब मोनार्की में होता है, डेमोक्रेसी में नहीं होता। ओके, व्हाई इज द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? क्यों जरूरी है एक वोट एक वैल्यू एक पर्सन? क्योंकि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी लेके आता है, ये एजुकेटेड सिटीजन्स को ही राइट टू वोटिंग देता है, ये वोटिंग पावर माइनॉरिटी को देता है, ये पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्शंस कंट्रोल करने के लिए देता है। नहीं, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी लेके आता है। कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल है? इवन इन अ कंट्री दैट होल्ड्स इलेक्शन, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, फंडामेंटल राइट्स सबको दिए जाएं, जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करे, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो। तो बेटा तीनों तो ये डेमोक्रेसी में होती हैं, लेकिन जहां पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शंस हो रहे हैं, जस्ट लाइक चाइना, वो नाम की ही डेमोक्रेसी हो गई ना। Why is democracy considered better than other form of government? क्यों? It guarantee military rule. अच्छा, it allows people to remove leaders. It eliminates the need for laws. It ensures rulers are always more educated than public. No, it allows people to remove leaders. अगर उनको लगता है वो सही से काम नहीं कर रहे, आप उनको हटा सकते हो। Which of the following best explain the importance of rule of law in a democracy? ये लीडर्स को अपनी मर्जी से लॉ चेंज करने देते हैं, ये लॉ से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं, नॉट इवन द रूलर्स, ये लोगों की फ्रीडम को कंट्रोल करते हैं, ये मोर पावर देते हैं रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को। बी पार्ट, ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी इससे ऊपर ना हो, कोई भी इससे ऊपर ना हो। किससे? लॉ से, लॉ से। ठीक है, चलिए
अब बेटा जी मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे केसेस भी हैं, जिसमें से केसेस वाइज पाकिस्तान का केस इज इम्पॉर्टेंट, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ जी थे। वैसे इसके अंदर जो केसेस हैं वो चाइना के भी हैं, मेक्सिको के भी हैं, सबकी पार्टीज के नाम याद होने चाहिए, जिम्बाब्वे के भी हैं। latest super one shot is already up on my channel. Okay, what are the arguments for and against democracy? अगेंस्ट मतलब बुराई करो, डिले हो जाता है, इतने लोगों से कंसल्ट करते हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं होती है लीडर्स की, बस लॉ बना देते हैं, करप्शन है, बैड डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन फॉर लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है, डिसीजंस डिस्कशंस होती है, लेट होता है लेकिन अच्छा डिसीजन निकल के आता है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है, कन्फ्लिक्ट्स को रोकता है, और अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसको सुधारने का रास्ता भी डेमोक्रेसी के पास ही है। इसके फीचर्स हो गए बच्चा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, 1 पर्सन 1 वोट है, मेजॉरिटी का रूल है, ये सारे के सारे आपके फीचर्स हैं। जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में आप यहाँ पे पाकिस्तान का एग्जाम्पल देते हो, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू में आप चाइना और मेक्सिको का एग्जाम्पल देते हो। रूल ऑफ मेजॉरिटी बट विद रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी में आप 3 एग्जाम्पल देते हो, इस्टोनिया, फिजी और साउथ अफ्रीका था ना, साउथ अफ्रीका था, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में जैसे कि विमेन को राइट टू वोट नहीं था, 2009 में मिला। इस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी थे, उनको राइट टू वोट नहीं था। फिजी में जो वहीं के लोग हैं ठीक है, लेकिन जो बाहर से माइग्रेट करके आया उनको राइट टू वोट नहीं था। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है और अपने पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय करने देती है लोगों को। तो ये फीचर वाइज केसेस भी है। अगर इलेबोरेट करना आ जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में 3 नंबर का आ जाए तो आप पाकिस्तान का पूरा एग्जाम्पल लिख दोगे। वाई इज डेमोक्रेसी बेटर? बिकॉज, अरे फीचर्स लिखने हैं, जब ये क्वेश्चन आ जाए, फीचर्स इक्वालिटी देती है, डिक्टेटरशिप को हटाती है, पार्टिसिपेशन करने देती है, पीसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिग्निटी मेंटेन करने देती है। अच्छा, एनी फीचर मतलब फॉर या अगेंस्ट वाला एलैबोरेट करना आ सकता है। एनी, जैसे डेमोक्रेसी इनहांसेस डिग्निटी, एक्सप्लेन हाउ, 3 नंबर। मेंटेन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हाउ, 3 नंबर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर से, बहुत आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। चलिए, आखिरी चैप्टर ऑफ द सेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या होता है बच्चों? संविधान बनाना। संविधान बनाने में बड़े सारे क्वेश्चन हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं, इसकी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन सिविक्स के नहीं करने हैं, लेकिन इस चैप्टर के जहां पे भी आपको बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं एनसीईआरटी के बीच में रीडिंग करते हुए, वो क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट से हो, चाहे वो प्रियम्बल से हो, चाहे वो संविधान की जरूरत क्या है, चाहे जुडिशरी का रोल क्या है, किसी भी तरीके से सब कुछ डालने बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं 33 क्वेश्चन पे, मेरे को 2 ही क्वेश्चन का मिला, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कि कौन कौन से और इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। इस चैप्टर का लेटेस्ट 1 शॉट नहीं डाला है, मैंने पीपीटी पूरी बना ली है, वो भी डल जाएगा शायद, जब तक आप देख रहे हो डल भी चुका हो, नहीं तो आप लास्ट ईयर का तब तक देख सकते हो अगर नहीं डला हुआ है। कुछ चेंज नहीं आया चैप्टर में, चेंज नहीं आया, पॉवर्टी में चेंज आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हाँ जी। What was the major challenge faced by the South African constitutional makers after the end of apartheid? Apartheid क्या होता है? अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता था। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, हाँ, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी भैया, अब आफ्टर अपार्थीड व्हाइट्स और ब्लैक्स में इक्वालिटी लाना इनका मेन मोटिव था। नेल्सन मंडेला जी बड़े दिलेरू थे, उन्होंने कहा जो उन्होंने हमारे साथ किया जरूरी नहीं है कि हम भी उनके साथ वैसा ही करें, तो कृपया करके उनने जो कर दिया, तुम नहीं करोगे ऐसे कुछ भी। Why is the Indian Constitution considered a living document? Yes, हमारे संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। पहली बात तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, 12 बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स है, पार्ट्स हैं इसके अंदर। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन भी है, यानी कि सस्ता फॉर्म ऑफ संविधान सिंपल भाषा में। इट कैन बी चेंज बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट इज रिजिड एंड कैन नॉट बी अमेंडेड।
It can adopt to the needs and aspirations of the people through amendments. It only provides rules for elections, not governance. पहली बात तो बेटा आप संविधान में चेंजेस लेके आ सकते हो. अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, जब आपको लगे लाना है. ये है फ्री लिविंग डॉक्यूमेंट, जब भी आप उसको चेंज कर लो, सही कर लो. प्रिजर्व नहीं है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1946. Which of the following explain its representative character? इसके members directly elect किए जाते थे people of India. It had a representative chosen by the provincial legislatures reflecting diversity. Entirely British Parliament ने किया था या इसमें lawyers और judges थे? पहली बात तो बेटा जी असेंबली जो थी वो पहले भी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारा संविधान लिखने के लिए, लेकिन हमने उसको गो बैक साइमन के नारे लगा के भगा दिया था 1928 में. फिर हमारे देश के ही लोगों ने, लीडर्स ने मिलकर हमारा संवैधानिक असेंबली बनाई. Constitutional Assembly is basically the group of people who come together to write our constitution. तो इनमें क्या थे, ये किसने बनाया था? प्रोविंशियल लेजिस्लेशन ने चूज किया था, लोगों ने नहीं किया था, आपस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया था और लॉयर्स और जजेस भी नहीं थे बस. प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का डिक्लेयर करता है इंडिया को सोवरेन. इसका मतलब क्या है? सोवर्जिनिटी का मतलब क्या है? इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. India must follow the instruction of United Nations. The president has unlimited powers. Citizens have no role in shaping the government. हम लोग फ्री हैं, हम पे कोई भी मेजॉरिटी पावर आके अब रूल नहीं कर सकती. ये होती है सोवर्जिनिटी. अगला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक की रोल प्ले किया इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका? पहली बात तो बेटा आपको इनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए. हाँ, he was the chairman, yes, of drafting committee. प्रेसिडेंट कौन थे इसके? राजेंद्र प्रसाद, और ये चेयरमैन थे हमारे संविधान के. चलिए, हमें संविधान क्यों चाहिए भाई, क्यों जरूरत है? पहली बात तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट मेंटेन करके रखता है लोगों में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताता है जिसपे सरकार काम करेगी, इक्वालिटी देता है, फ्रीडम देता है, पावर का मिसयूज कोई तो नहीं कर रहा है इसके लिए लॉज बनाए हुए हैं, पूरा फ्रेमवर्क देता है जिसमें सोसाइटी चलेगी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी और वीकर सेक्शंस को भी प्रिजर्व करके रखता है. हमारे इंडिया के संविधान के बारे में लिख दीजिए. इन शॉर्ट आप प्रियम्बल पे भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा जी. प्रियम्बल हमारे यहाँ पे देखिए सोवर्जिनिटी है. सोवर्जिनिटी मैं बता देती हूँ, कोई भी मेजोरिटी में पावर, डोमिनेंट पावर हम पे आके राज नहीं कर सकती. सोशलिस्ट अभी हमने पढ़ा, सब में इक्वली डिवाइडेड हो. सेक्युलर मतलब कोई भी रिलीजन आप अपनाओ. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब आपको लोग चुनेंगे, और रिपब्लिक का मतलब कोई भी हेरिडेटरी पोजीशन नहीं मिलेगी आपको. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. जुडिशरी यहाँ पे बिल्कुल फेयर होती है. वोटिंग राइट्स देते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है वोटिंग राइट्स टू ऑल द पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 18. फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज मेंटेन करता है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी प्रमोट करता है. All the bullets, paras from NCERT you will read. Role of judiciary, ड्यूटी ऑफ अ, याद है ना कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखना है. आ सकते. सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है प्रियम्बल पे और वाई. अच्छा, एक और सवाल आता है, वाई वी स्टिल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन made 6 decades ago, sorry, 6 ही हो गए ना. 50, 60, 70, 80, 90, 20, 2010, 2020, 2000, oh 7 decades, 75 years हो गए. 7 decades ago. क्यों अपना रहे हो अभी भी सब? These were some of the top 35 yet around 40 questions from your complete midterm syllabus.
पॉवर्टी आ रहा है, इलेक्टोरल आ रहा है, नाइज्म आ रहा है, कमेंट डाउन। क्या आपको ये सेशन वर्थ लगा देखना? कमेंट डाउन, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना। और इसकी पीपीटी टेलीग्राम से लेके इस पीपीटी को गो थ्रू कर लेना अच्छे से। आपको अगर नहीं मिल रही तो सर्च कर लेना 9th टॉप 35 मिड टर्म, इस नाम से ही मैं पीडीएफ भेजूंगी, ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुड़ जाओ यार, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे बहुत कुछ रोज मटेरियल मिल रहा है। साइंस एंड फन की ऐप पे चले जाओ, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू टेस्ट है, रिसोर्सेज है, मटेरियल्स है। इस टाइम पे यार अपने जो तुमने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त किया है 5 महीने, वो इस सितंबर में झोंक दो। मैं तो यही सलाह दूंगी। जो तुमने 5 महीने किया है वो एक तरफ, और जो तुम इस महीने मेहनत करोगे वो एक तरफ कर दो। सिर्फ एसएसटी का ही नहीं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सभी के टॉप ये 35 क्वेश्चंस की सीरीज है। ये लेक्चर देख रहे हो तो बाकी लेक्चर्स भी जरूर देखना। हर एक सब्जेक्ट में मदद मिलेगी, आई एश्योर यू। हर एक टीचर एक्सपीरियंस, आई एश्योर यू। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, और ऑफलाइन के पेपर्स देख देख के तुमको बता रहे हैं जो आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो, लेकिन आएगा इसी में से, ये एश्योरिटी। लैंग्वेज बदल सकते हैं, स्टेटमेंट बेस कर देते हैं, कभी कभी एप्लीकेशन बेस कर देते हैं, बट जनरली जो आंसर है वो यही रहेगा। संविधान क्यों चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से घूम के पूछ लो, आंसर तो वही रहेगा। तो मेन क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन पे जरूर ध्यान देना। कुछ भी चाहिए, कोई भी रिसोर्स चाहिए, कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई माई सेल्फ एंड शेयर द लिंक। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। तब तक पढ़ते रहिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।